Good evening, all. Am I audible to all? Yes. क्लास स्टार्ट करें हम. Am I audible? तो बच्चा ज्वाइन ही नहीं किया है. Am I audible to all? आवाज आ रही है सबको? क्लास स्टार्ट करें. ओके. सो क्लास स्टार्ट किया करने से पहले एक बार पिछली क्लास का थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं. आज की क्लास जो होगी वो हमारी जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उस पर क्वेश्चन सेशन चलेगा. ठीक है. सो 1 घंटे तक अपन को जो भी हमने पढ़ा है उसको हम क्वेश्चन बेस्ड रिवाइज करेंगे. ओके विथ इट? यस. कंटिन्यू करें अपन. उससे पहले किसी को कोई डाउट? ओके. मैंने कुछ है ना वर्ल्ड डेज के बारे में आपसे ना 2 दिन पहले बोला था कि आप होमवर्क करके लेके आना. तो करके आए हो आप लोग? यस. ओके. तो अभी हम सबसे पहले कल की क्लास को ही स्टार्ट करते हैं. कल जो हमने पढ़ा उसको एक बार मोटा मोटा देखने की कोशिश करते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में अभी क्या पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था. फर्स्ट जनरेशन रिपीट. ओके. वैक्सीनेशन. यस. ठीक है. इसको अपन कर दे. तो कल उससे पहले हमने इस चैप्टर में अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था? व्हाट इज द हेल्थ, है ना. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज द हेल्थ. उसके डायमेंशन के बारे में अपन ने देखा था कि इसके 3 डायमेंशन होते हैं. कौन कौन से? फिजिकल, मेंटल और सोशल. यस. खुशबू, वी विल रिवाइज थ्रू फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन. नो प्रॉब्लम. ओके. सो स्टार्ट करते हैं अपन फिर से. तो अपन हेल्थ के डायमेंशन देखे, उसके बाद में हमने डिजीज के बारे में देखा कि डिजीज क्या होती है. ठीक है. तो हेल्थ से अनहेल्दी होने में जो भी वेरिएशंस आते हैं वो हम किसमें इंक्लूड करते हैं? डिजीज के लिए इंक्लूड करते हैं. फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि टाइप ऑफ डिजीजेस. ठीक है. तो टाइप ऑफ डिजीजेस देखी थी हमने कि कितनी प्रकार की डिजीजेस होती है. एक कंजेनाइटल होती है, दूसरा हम देते हैं एक्वायर्ड होती है. एक्वायर्ड में फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है उसको कि उसमें कौन कौन सी होती है. इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है. फिर इसके बाद में इन्फेक्शियस डिजीजेस को फर्दर डिवाइड किया गया 2 भागों के अंदर कि कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस डिजीज. ठीक है. यहाँ तक हम रिवीजन कर रहे हैं. एक बार थरो रिवीजन करेंगे हम. ठीक है. उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन सेशन पे आज के, जो कि कल आधा रह गया. ओके. तो उसके बाद में हमने डिजीज को डिवाइड कर दिया कंप्लीटली. उसके बाद में अपन ने डिजीजेस पढ़ी जिसमें अपन ने स्टार्ट किया इन्फेक्शियस डिजीज. और इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसको पैथोजन के आधार पे फर्दर जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड किया, चाहे बैक्टीरियल कॉजिंग या फिर वायरल कॉजिंग या हेलमिंथीज और प्रोटोजोआ कॉजिंग या फिर फंगल कॉजिंग. तो अलग अलग जो है उनको डिवाइड किया गया. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस? नो? ठीक है. नेक्स्ट अपन देखते हैं. उसके बाद में अपन ने डिजीजेस पढ़ने के बाद में अपन ने किसके बारे में पढ़ा? इसके अलावा हमने पढ़ा कि इम्यूनिटीज के बारे में पढ़ा, है ना. इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, कौन सी इम्यूनिटी कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा. उसके बाद में हमने पढ़ा एंटीबॉडीज के बारे में कि एंटीबॉडीज क्या होती है और एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है, या फिर हम बोलते हैं इसको कि एंटीबॉडी सेल्स, मतलब कि हम बात करें कि कौन बनाता है. ठीक है. कहाँ बनती है, किस तरीके से काम करती है, वो सारी बातें हमने बनाई, मतलब कि सही किया. इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे कुछ ड्रग सब्सटेंसेस है जो हम क्या करते हैं, जिनका यूज होता है, मिस यूज हो रहा है. ठीक है. सब्सटेंसेस अब्यूज हो रहा है, जिसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? कोकेन के बारे में पढ़ा था.
और उसके अलावा टोबैको के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा था किसके बारे में, ओपियम के बारे में पढ़ा, कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ा। और इन सब के भी अपन ने क्या पढ़ना था, डेरिवेटिव्स पढ़ने थे, जो हमने पढ़े कि कौन से प्लांट से कौन सा हमें जो है वो सब्सटेंस मिलता है और उसमें उनसे हमें कौन से डेरिवेटिव्स जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिनका जो होता है मेडिसिनल पर्पस से भी यूज होता है, जिसमें बार्बिट्रेट है ना, डायजेपाम, वेनाजिनोइड्स है ना, ये सब जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के रूप में यूज होता है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज को करेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लाइक मॉर्फिन वर्क एज ए पेन किलर है ना, मॉर्फिन इज डेरिवेटिव डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम प्लांट्स है ना। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद में अपन ने देखा था कि सब्सटेंस अब्यूजेस के बारे में और हाउ टू प्रिवेंट। यहाँ तक अपन ने एक थॉरोली देखा है, एक पूरा का पूरा रिकेप किया है पूरे के पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा जिसमें जैसे कि है फर्स्ट जनरेशन क्या होती है बेटा। ठीक है, तो हमने देखा था वैक्सीन है ना, वैक्सीन एंटीबॉडीज पढ़ी थी, और एंटीबॉडी के बाद में हमने पढ़ा था वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन है ना, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन की अगर अपन बात करें तो हमने उसको क्या किया, अकॉर्डिंग टू उनके प्रोडक्शन टाइप, उनके किस तरीके के प्रिंसिपल के साथ में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उस आधार पे अपन ने क्या किया, वैक्सीन को डिवाइड कर दिया। कैसे, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था बेटा, फर्स्ट जनरेशन में कोई स्पेसिफिक टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं होता था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। आपको क्या किया जाता, आपकी बॉडी के अंदर या तो किसी भी पैथोजन की कौन सी फॉर्म डाल दी जाती थी, किड फॉर्म डाल दी जाएगी, या फिर उसकी लाइफ फॉर्म डाल दी जाएगी, या फिर उसकी वीक फॉर्म जो है वो आपकी बॉडी में इनोकुलेट कर दी जाएगी, इंजेक्ट कर दी जाएगी। अब आपकी बॉडी वो जो आपने पैथोजेंस डाले हैं, ठीक है, क्या होता है कि आप क्या करोगे, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी थोड़ी सी अमाउंट है ना, इतनी सी अमाउंट ही आप डालोगे कि वो आपकी बॉडी के लिए डेंजर ना हो। ठीक है, अब वो अमाउंट आप 3 तरीके से डाल सकते हो, या तो आप उसको मार के फिर डाल सकते हो, या फिर उसको क्या करोगे आप थोड़ा कमजोर कर दोगे फिर डाल दोगे, या फिर उसको क्या एज इट इज जिंदा का जिंदा ही आपकी बॉडी में इनोकुलेट कर दोगे। अब इनोकुलेशन के बाद में आपकी जो बॉडी का प्रोसेस है डिफेंस मैकेनिज्म, वो प्रोसेस क्या होगा, एक्टिवेट होगा और उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। अब वो एंटीबॉडी क्या होगा, जब मेमोरी सेल्स में सेव हो जाएगा, जब उस पर्टिकुलर वैक्सीन जो आपने इंजेक्ट किया है उसका पैथोजन आप पे अटैक करेगा, है ना, उसका अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो जो ऑलरेडी आपने एंटीबॉडी जो है वो बनाई हुई है, आपकी बॉडी में जो बनाई हुई है, वो टारगेट एंटीजन के पास जाएगी, जो पैथोजन है जिसको एंटीजन बोला जाता है, और उसको क्या करेगी, किल कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, और इस तरीके से आपकी बॉडी को वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है यहाँ तक, आपके क्वेश्चंस क्लियर है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन। आगे बढ़े अपन, उसके अंदर अपन ने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में अपन ने कौन कौन से एग्जांपल्स, मैंने बोला भी था कि एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में अलग अलग तरीके से जो जैसे टॉक्सोइड है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, उसके लिए कौन से एग्जांपल लिए थे अपन ने, या तो टिटनस टॉक्सोइड या फिर डिप्थीरिया, जिसमें क्या होता है कि पैथोजन का क्या होगा, वैक्स जो होता है टॉक्सिन यूज किया जाता है, जो वो रिलीज कर रहा है टॉक्सिन, ठीक है, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में उसके खिलाफ क्या होंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट अपन ने देखा था लाइव एटेन्यूएटेड, यानी कि या तो जिंदा या फिर थोड़ा सा कमजोर, वीक फॉर्म ऑफ द पैथोजन, जिसमें अपन ने एग्जांपल देखा था बीसीजी वैक्सीन। करेक्ट, यस। नेक्स्ट अपन ने देखा था किड, है ना, तो इस तरीके से अपन ने सारे के एग्जांपल्स देखे। अब उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट जो देखा वो क्या देखा, सेकंड जनरेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या बनाई जाती है, एंटीबॉडीज तैयार की जाती है, ठीक है, वैक्सीन तैयार की जाती है, थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हार्पिस का ले लिया था अपन ने, न्यूमोनिया वैक्सीन ले लिया था अपन ने, है ना, या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले लिया था अपन ने। करेक्ट,
करेक्ट, यहां तक अपन ने सारा सब कुछ पढ़ा। ओके, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब अपन क्वेश्चन पे स्विच करें। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? मैंने ना वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड डेज जो है उनके बारे में आपको कहा था एक लिस्ट बनाने के लिए, आप लोगों ने बनाई, यस और नो? ओके, तो मुझे आंसर देखो दो। वर्ल्ड टोबैको डेज कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टोबैको डेज कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टोबैको डे, वर्ल्ड टोबैको डे, आंसर आना चाहिए आपका। वर्ल्ड टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? लिस्ट बनाई होगी तो दिखती बात है, आंसर जल्दी से आ ही जाएगा। बाकी सबके आंसर नहीं आ रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आपने घर जाके क्या किया है, प्रैक्टिस तो की है। ठीक है, 4th ऑफ फेब। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, तो अभी आपने ये जो डेज बनाया है, अच्छा मुझे एक फटाक से क्वेश्चन का आंसर दोगे कि ओके, और वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, वेरी गुड वेरी गुड, 1 दिसंबर। और और आप बताओ मुझे, और कौन सा दिन छूट गया दिसंबर में? 1 दिसंबर, यस यस, 1 दिसंबर। और ये कुछ बहुत ही रफ क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपको रेंडमली भी याद होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए किसी भी तरीके की रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। नंबर जैसे आप लोगों को एक दूसरे के बर्थडे याद रहते हैं ना, वैसे इनको फ्रेंड्स बना दो, एक को टोबैको बना लो, एक को कैंसर बना लो, ठीक है, एक को एड्स नाम दे दो, और उनके जन्मदिन याद रख लेने हैं, अपन को याद हो जाएगा, है ना? ऐसे दिन याद रहते हैं, पर किसी का जन्मदिन जरूर याद रह लेता है अगर वो आपका फ्रेंड लिस्ट में हो तो। करेक्ट, आगे बढ़े अपन। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, आप लोगों को मैं दे रही हूँ। पूरे चैप्टर में कहीं किसी चीज का डाउट है तो मुझे 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हो, फिर हम क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं। यस, आगे बढ़े अपन लोग, आगे बढ़े। तो अभी हम फिर से शुरू करेंगे जो कल छूट गया है, क्वेश्चन सेशन। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर है वो क्वेश्चन? आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है वो क्लियर है आप सबको स्क्रीन? ओके, तो मुझे इसका आंसर दो। आपका क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आईजीए। ठीक है, आईजीए का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड पैथोजन, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, मीडिएटर इन एलर्जिक रिएक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इनमें से आपको आंसर देना है कि क्या फंक्शन है आईजीए का। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड पैथोजेंस, दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, मीडिएटर इन एलर्जिक रिएक्शंस, स्टिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हमने आईजीए के बारे में कल ही पढ़ा था, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अपन ने पढ़ी थी, 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। मुझे फास्ट आंसर मिलना चाहिए,
कि इसमें से IgA का काम क्या है? कुछ प्रेशर डालो। सिक्रेशन जैसी कोई बात बोली थी मैंने कि सिक्रेशन में कौन मिलती है, कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgA। ठीक है, IgA इज प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशन, करेक्ट? यस। तो अब इससे तुम अनुमान लगाओ कि इसमें कौन सा आंसर आ सकता है। उनको पूछो कि क्यों नहीं चलता है, बताते क्यों नहीं। मैं भी आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही थी, आप में से कोई बता भी नहीं रहा था मुझे, मैं पूछ भी रही थी। अभी क्लियर है सबको? क्लियर तो इन लोगों को पहले भी थी। मतलब हम तो धुंधला भी देख लेंगे मैडम, है? हमें सब समझ में आता है, जादू है जादू स्क्रीन के अंदर। हम तो एक्सरे वाली आंखें लेके बैठे हैं, ट्रांसपेरेंट आर पार। ऐसा हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? स्नेहा थॉमस, यस, द आंसर इज ए। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ए। अब ए तो इसका आंसर है, लेकिन बी, सी और डी इसका आंसर क्यों नहीं होगा, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बी, सी, डी जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। मैंने पहले क्या बोला था, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है, करेक्ट है? पता है ना? तो इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ए तो हमने मान लिया कि IgA जो है वो ऐसी प्रकार की एंटीबॉडी है जो क्या होता है, बॉडी सिक्रेशन में पाई जाती है। कौन कौन से बॉडी सिक्रेशन में? चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो टीयर हो, चाहे वो GIT ट्रैक्ट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट हो, हर प्रकार के सिक्रेशन में पाई जाती है IgA। तो जैसे ही कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ हमारे को प्रोटेक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, वो वहीं किल कर देगा। तो IgA तो आंसर दे देगा कि भाई ए आंसर है, लेकिन बी क्यों नहीं है? एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। तो आपको अच्छे से पता है कि ये तो खुद एंटीबॉडी है, ये किसी को क्या एक्टिवेट करेगी? एंटीबॉडी बनाने के लिए। ये तो खुद ही एंटीबॉडी है। पहली थिंग्स, डाउट क्लियर करते जाना, ये तो ऑलरेडी खुद एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी क्या बी सेल को हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, एक्टिवेट करेगी फिर से एंटीबॉडी बनाने के लिए? तो रॉन्ग। यस। फिर दूसरा हमको पता ही है कि बी सेल्स को एक्टिवेट और प्रोवोक कौन करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए? टी लिम्फोसाइट्स। ये भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है? तो फिर भी ये भी आंसर नहीं होगा। अब अपन देखते हैं मीडिएटर इन एलर्जिक रिएक्शन। आप लोग क्योंकि स्टूडेंट हो बायोलॉजी के, हियर विद मी, आपको अच्छे पता है कि एलर्जी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी हेल्प करती है? IgE। तो ये भी इसका ऑप्शन तो नहीं होगा, करेक्ट? तो एस्टिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, मैंने नहीं बोला कहीं पे भी कि कोई भी एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, बोला था क्या? नहीं बोला। आंसर आपको क्लियर है, लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस भी क्या है, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तो हमें वो आंसर यही क्लियर करते हुए चलना है ना? समझ में आया? आगे बढ़े। प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड पैथोजन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन क्लास इज ऑफ, ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है? ब्लड में कौन सी सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज पाई जाती है?
ओके, वेरी गुड. सो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? आईजीजी. मैंने बोला था ना, ग्रेटेस्ट इन ब्लड. ओके, वेरी गुड. सो आईजीजी इज ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट मोस्ट कॉमन, हाईएस्ट मोस्ट कॉमन इन ब्लड. सेकंड मोस्ट कौन सी है? वो भी आंसर आप ही दोगे मुझे. सेकंड मोस्ट कौन सी है? सेकंड मोस्ट. वेरी गुड. उसके बाद में थर्ड मोस्ट. थर्ड मोस्ट जो इसमें लिखी हुई नहीं है वो है थर्ड मोस्ट, है ना? आईजीएम. वेरी गुड. और आईजीडी, सॉरी ई जो है रिजेंबल्स लाइक आईजीजी. ठीक है, लास्ट वन. ओके ओके, यहाँ आपको आंसर क्लियर है इसका कि कौन है आईजीजी, ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी. अच्छा, मुझे इसका एक और क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? विच एंटीबॉडी responsible for RH blood transfusion response. ये यही अपन को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है. कौन सी एंटीबॉडी है जो रेस्पॉन्सिबल होती है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर रेस्पॉन्स और रिएक्ट करने के लिए? पढ़ा था ना अपन ने? यस. हमने दो प्रकार के ग्रुप्स के लिए दो अलग अलग एंटीबॉडी का रेस्पॉन्स बताया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे. अगर जल्दी मुझे आंसर दो यार, जल्दी. एबीओ के अंदर कौन सी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा? और आरएच फैक्टर के लिए कौन सी एंटीबॉडी है जो रिएक्ट करेगी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है? तो आरएच फैक्टर के लिए जो रेस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, वो कौन सी एंटीबॉडी करेगी? और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स करेगी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन देने के लिए? ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देने के लिए आईजीजी जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? आरएच के लिए. और एबीओ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आईजीएम. यस, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट आता है द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी सेल्स, क्लोन सेल्स, टी सेल्स और बी सेल्स. सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है, ठीक है, नाम में ही देखो क्या आ रहा है? सेकेंडरी रेस्पॉन्स. सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट टाइम आया, मेरे को घर वाली कहानी याद होनी चाहिए आपको, है ना, कि फर्स्ट टाइम आया तो मैंने एक बार देखा कि किससे भाग रहा है, तो मैंने क्या किया? सेकंड रेस्पॉन्स के लिए मेमोरी में क्या देख लिया कि ये इसी चीज से ये मरता है और डरता है, तो मेमोरी सेल्स पे काम करता है. किस पे काम करता है? मेमोरी सेल्स पे काम करता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स. क्लियर? ओके, मेमोरी रेस्पॉन्स पे द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स. ठीक है, जो प्रीवियस अपन को इन्फेक्शन हुआ है या एक्सपोजर हुआ है उससे जो एंटीबॉडी है वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, व्हाट डिड डॉक्टर जेनर इनोकुलेट इन द बॉय फॉर द फर्स्ट टाइम? कल ही बताया है मैंने, वैक्सीनेशन के टाइम पे फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन टर्म किसने यूज करी? पहले मुझे इसका आंसर आप दो. फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन टर्म का यूज किसने किया था? सॉरी, हाँ, वैक्सीनेशन का, यस, वैक्सीनेशन टर्म का यूज किसने किया था फर्स्ट टाइम?
लुइस पास्चर ने, वेरी गुड ट्विंकल, लुइस पास्चर इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस टर्म का यूज किया था, ठीक है। लेकिन हमने एक और चीज बात की थी कि जो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट उसकी वैक्सीनेशन का फॉर्मेशन किया था, प्रोडक्शन किया था, एडवर्ड जेनर, ठीक है। कौन सी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया था? एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने पहली वैक्सीन लाई थी दुनिया के अंदर। उसका नाम क्या है उस वैक्सीन का? वो कौन सी डिजीज के खिलाफ थी? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ थी। किसके खिलाफ थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो थी वो फर्स्ट वैक्सीन थी जो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी 1796 के अंदर। पर उसका जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने किस पे किया था? स्मॉल पॉक्स तो वैक्सीन के लिए, कि इस डिजीज के लिए वो वैक्सीन बनाई थी, पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? मैंने कुछ काउ पॉक्स बोला था आपको कल, लाइव काउ पॉक्स वायरस, ठीक है। लाइव काउ पॉक्स वायरस से ही उन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। समझ में आया? तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था? लाइव काउ पॉक्स के ऊपर। और वहां से क्या उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया? अ वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे मिस्टर एडवर्ड जेनर जो कि क्या थे? ब्रिटिश के फिजिशियन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इनोकुलेट किया काउ पॉक्स वायरस को, ठीक है। और उससे क्या बनाई? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट टिटनस inoculation of one of the following would save life। सीधा सीधा पूछ रहा है टिटनस का वैक्सीन का नाम, जल्दी बताओ। आपको तो सारे एग्जांपल्स भी पता है, फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, जो कि थर्ड जनरेशन का कोई अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दिया नहीं है। और फर्स्ट जनरेशन में भी आपको पता है किल्ड, लाइव और लाइव एटिन्यूटेड, ठीक है। तो जो टिटनस है उसमें कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? जल्दी से बताओ मुझे। कैसे आंसर नहीं करते हो बच्चों? अभी मैं एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगी ना, फटाक से आप लोगों को, अरे यही आंसर था मैडम, हम तो देने ही वाले थे, बस लिखते लिखते रह ही गए, तब तक तो आपने आंसर ही दे दिया मुझे। जो जो आंसर दे रहा है ना, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन भी दो कि आपने वो आंसर चुना क्यों, वो ऑप्शन चुना क्यों। प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। जो व्यक्ति मुझे जैसा आंसर दे रहा है, जो ऑप्शन दे रहा है, मुझे बताओ कि आपने वो ऑप्शन चुना क्यों। किसी ने चुना है डेड बैक्टीरिया, चलो इस आंसर को गलत करते हैं कि डेड बैक्टीरिया क्यों नहीं होगा। बताओ डेड किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है? एग्जाम्पल ऑफ किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या बताया था मैंने? किल्ड में पोलियो बताया था ना बेटा। तो पहला दो ये आंसर, जिसने भी दिया है डी तो ऑप्शन से ही बाहर हो गया, क्योंकि वो तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब बचे तीन ऑप्शन, टिटनस एंटीबॉडी, किल्ड टिटनस बैक्टीरिया और एटेन्यूटेड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, और कौन आंसर दे रहा है? जल्दी बताओ, मुझे लगता है टाइमर सेट कर देना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इसका आंसर है टिटनस एंटीबॉडी, ठीक है।
जो कि किससे बनता है, टिटनस टॉक्सोइड से। ठीक है, उसकी कौन सी फॉर्म है, टॉक्सोइड फॉर्म है। वह अब तो सभी को आंसर आता है, हाँ अब तो सब स्मार्ट ही आंसर दे रहे हैं मुझे ना, पर अभी सबकी बत्ती गुल हो चुकी थी, है ना। एग्जाम्पल था ना, टिटनस का एक ही वैक्सीन यूज करते हैं, टॉक्सोइड, टीटी बोलते हैं अपन उसको, टिटनस टॉक्सोइड। टीटी का इंजेक्शन कभी लग जाती तो आपको क्या बोला जाता है, टीटी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, टिटनस टॉक्सोइड। ठीक है, तो टीटी का इंजेक्शन इट इज, ये क्या है, टॉक्सोइड फॉर्म है, बनी बनाई एंटीबॉडी है। समझ में आया। किल्ड में तो अपन ने पोलियो देखा था, लाइव एटेन्यूएटेड के अंदर हमने क्या देखा था, बीसीजी वैक्सीन देख लिया था। अभी थोड़ी सी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किए थे हर एक के एग्जाम्पल, करेक्ट। तो टिटनस एंटीबॉडी गिवन एज ए टिटनस इम्यूनोग्लोबिन कैन प्रोवाइड इमीडिएट। क्यों इमीडिएट, क्यों, क्योंकि जब आपको इसको पहले ही आपकी बॉडी में इनोकुलेट नहीं किया जाता है, जब आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तब दिया जाता है, यानी कि प्रिपेयर एंटीबॉडीज है ये आपके अंदर। ठीक है, तो प्रिपेयर एंटीबॉडी इमीडिएट इफेक्ट के लिए दी जाती है, और ये शॉर्ट टर्म होती है। आपको हर 6 महीने में क्या होता है, टिटनस का वैक्सीन लेना पड़ता है, टीटी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लंबे ड्यूरेशन तक आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। समझ में आया। बीसीजी का वैक्सीन जो होता है बचपन में लगाओगे, लाइफ टाइम आपको जो होगा वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन टिटनस जो है वो इमीडिएट इफेक्ट डालता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और हर 6 महीने में आपको लगाना होता है, करेक्ट। और या फिर चोट लगने पे वो आपको सिर्फ 6 मंथ तक की वैलिडिटी देगा, करेक्ट। आगे बढ़े, यस, क्लियर है, ओके। आंसर देख के ना तुम लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन उससे पहले सब टाइट, ब्रेन एकदम स्क्रीन होने लग जाता है, ये क्या चल रहा है, मैडम क्या बोल रही है, ऐसा हो जाता है क्या आप लोगों के साथ में। हाँ, ऐसा ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है मैंने सब पढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट, the cells that actually release the antibodies are, ये तो छपा होगा मेरे ख्याल से आपके दिल और दिमाग के ऊपर। The cells that actually release the antibodies are, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड राहुल, चिंकल, यस वेरी गुड, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, आंसर इज प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, हेल्पर सेल्स जो होती है वो तो क्या करती है, स्टिमुलेट करेगी, किसको स्टिमुलेट करेगी, किसको स्टिमुलेट करेगी, बी सेल्स को, क्या करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। साइटोटॉक्सिक सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स कभी एंटीबॉडी बनाएगी क्या, नहीं ना। प्लाज्मा सेल्स कौन सी है, टी सेल्स, और जो बी सेल्स है वो ही क्या है, प्लाज्मा सेल्स है। ठीक है, जो हमें क्या करती है, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो टी लिम्फोसाइट्स है, जो टी लिम्फोसाइट्स है और जो बी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो सकता है कि ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो किस टाइप की होती है, सेल मीडिएटेड, कैसी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, करेक्ट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है यहाँ पे, यस। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेटेड बाय, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन, सिक्रेटेड या सिक्रेशन, कहां से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कहां से सिक्रेट होता है,
सामने होते ना तो मैं सबको एक डंडा मारती। इससे तो बेटर है आप लोग है ना सभी एक दूसरे को ना खुद को ही है ना एक एक डंडा मार लो या थप्पड़ मार लो कि आपको आंसर नहीं आ रहा है इसका। प्रोस्टाग्लैंडिन का जल्दी जल्दी बताओ यार, कहाँ काम आता है ये भी बता दो मुझे। कुछ एलर्जिक याद आया? कुछ इसके साथ में एक और चीज सीक्रेट हो रही थी, याद आया? ठीक है, प्रेशर डालो अपने ब्रेन पे। और मैंने कहा भी था कि ये कहाँ से सीक्रेट होती है। आंसर मिला? यस? फ्रीज हो गए सबके सब, बर्फ जम गई है। अब तो ना मैं यस बोलूं ना मैं ना बोलूं। हाँ, गिल्ट में चले गए सबके सब। अरे यस तो बोल दो, आगे तो बढ़े। कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं दिया तो नहीं दिया, एग्जाम थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो मास्ट सेल कहाँ से सीक्रेट होता है? मास्ट सेल। हिस्टामिन का याद रख लिया, अगर मैं हिस्टामिन पूछती ना तो फटाक से आंसर आ जाता। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन क्योंकि मैं उस पर कम प्रेशर डाला तो प्रोस्टाग्लैंडिन का आंसर ही नहीं याद है हमको। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ड्यूरिंग एलर्जी रिलीजेस, मतलब ड्यूरिंग एलर्जी जो है क्या रिलीज होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करती है। क्वेश्चन इज, जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है एलर्जी की कंडीशन में तो वहां पे क्या सीक्रेट होता है, कौन सा केमिकल रिलीज होता है? फर्स्ट इंटरफेरॉन, सेकंड पायरोजेंस, तीसरा एलर्जन, चौथा हिस्टामिन। D. Somebody says D. Okay. Next. फास्ट, स्लो नहीं चलना है। स्लो चलोगे तो फिर क्वेश्चंस पूरे कैसे होंगे? आंसर इज आंसर इज डी। बताया था ना मैंने, जब एलर्जन, ठीक है, एलर्जन जो होते हैं वो एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एक प्रकार का वहां पे उस एरिया पे क्या करते हैं, केमिकल, ठीक है, केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है हिस्टामिन। ठीक है, क्या है? हिस्टामिन है या प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, जो कि कहां से सिक्रेट होता है? वहां की मास्ट सेल से सिक्रेट होता है। कहां से सिक्रेट होता है? वहां की मास्ट सेल से सिक्रेट होता है। और इसी हिस्टामिन की वजह से वहां पर क्या आती है? स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, रेडनेस आ जाती है जहां पे भी अपन को एलर्जी होती है। ठीक है, समझ में आया? वहां पे क्या होगा, ये परमेबिलिटी ऑफ वेसल्स जो होती है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो रेडनेस आना, स्वेलिंग आना, है ना, ये सब इसकी वजह से ही आ रहा है बेटा, आपके हिस्टामिन की वजह से। तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? हिस्टामिन। अब एलर्जेंस क्यों नहीं जाएगा आंसर? क्योंकि एलर्जेंस तो क्या है? एलर्जी का पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ एलर्जी को ही अपन क्या बोलते हैं? एलर्जन बोलते हैं। तो ये तो एंटीजन है, एक तरीके से क्या है, ये तो एंटीजन है एलर्जी के अंदर। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कैसे सीक्रेट होता है? कहां से सीक्रेट होता है? वायरल इन्फेक्टेड
ठीक है, कहां से सिक्रेट होता है? वायरल इन्फेक्टेड सेल से। और इसका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट नियर हेल्दी सेल्स। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल गया इसका? हिस्टामिन क्यों, ठीक है, और इंटरफेरॉन क्यों नहीं, और एलर्जन क्यों नहीं, और पायरोजेंस क्यों नहीं। क्लियर है आंसर? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट। During an allergic reaction, the antigen-antibody interaction can trigger cells to release histamine, which cause the symptom of allergy. ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन जब हो रही होगी एलर्जी के टाइम पे, तो वहां की जो सेल्स होती है, मास्ट सेल जो है, वो हिस्टामिन का सिक्रेशन करेगी, और हिस्टामिन जो होगा एक वो एलर्जी के सिम्टम प्रोड्यूस करेगा वहां पे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन वुड लीड टू क्लॉटिंग ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी। इनमें से चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो दूसरे वाले ब्लड ग्रुप के पेशेंट को नहीं दिया जाना चाहिए? अगर दिया गया तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और उसकी वजह से क्या होगा? रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको नहीं देना चाहिए? पहला ऑप्शन है ए गिवन टू ए बी, ठीक है, ओ गिवन टू ए बी गिवन टू ए, और बी गिवन टू बी। आंसर होना हमें ये देखना है, इसके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी पूछ रहा है, बताइए, ठीक है, कि इनकम्पैटिबल कौन है, यानी कि एक दूसरे के साथ में कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सेट नहीं हो पाएगा। आंसर इज ए गिवन टू ए बी। चलो, जिसने मुझे ए आंसर दिया है वो मुझे ये बताएगा ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, और उसके हम बात करेंगे उसमें कौन प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? एंटीजन ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए और ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए और बी। ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ये तो धर्म संकट है। ए और बी तो समझ में आ गया, ये ओ कहां से बीच में आ गया, गोल गोल है। ये तो किसी ने बताया नहीं कि ओ के पास कौन सा एंटीजन होता है। बेटा ओ के पास में कोई एंटीजन नहीं है, ये जीरो है। इसको ये जीरो था जिसको हमने इंग्लिश में ओ कह दिया। ना तो इसके पास में ए है ना इसके पास में बी, कुछ भी नहीं होता है। पर हम ऊपर ए बी कर रहे हैं ना, तो इसको जीरो नहीं बोल सकते ना, तो इसको ओ बोलना पड़ता है फिर। हाँ, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, इसीलिए अपन इसको तो किसी को भी दे सकते हैं, है ना। पर इसमें भी स्पेशल कंडीशन एक और ग्रुप सिस्टम से ऐड हो जाती है आरएच फैक्टर के साथ में। तो अभी अपन उसके बारे में नहीं बात कर रहे, अपन ये बोल रहे हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप के पेशेंट को नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब ए है, ए वाला अपन ए को दे सकते हैं, ठीक है, और हम किसको दे सकते हैं? ए बी को दे सकते हैं। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप को हम दो व्यक्तियों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन को क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके की एंटीबॉडी जो है वो, मुझे करेक्ट भी आप लोग ही करोगे, मैं जो भी बोलूंगी उसको करेक्ट करना है आपको। मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आप लोगों को, आप मुझे क्लियर करो यहाँ पे कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ।
क्या मैं ये सही कर रही हूं? क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? अच्छा, बी का कॉम्बिनेशन आप ही मुझे बताओ आप कि बी का कॉम्बिनेशन क्या होगा? बी किस किस को दिया जा सकता है? एक तो बी को दिया जा सकता है, और किसको दिया जाएगा? और किसको दे सकते हैं अपन बी ब्लड ग्रुप? बी को दे सकते हो बी वाला, और किसको दे सकते हो? जल्दी बताओ। अच्छा, ए बी किसको दे सकते हो आप? ए बी ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकते हो आप? ए बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हो आप? ए को भी दे सकते हो और बी को भी दे सकते हो। पक्का? तुम्हारे आंसर लिख रही हूं मैं, ए और बी। तुम आंसर दे रहे हो मुझे कि ए और बी को ए भी देगा, इसके बाद में ओ किस किस को दे सकते हैं अपन? सभी को। ये तो सबको ही दे देगा, ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा, ओ को भी दे देगा। ठीक है, अब इसमें से आंसर बताओ, कौन सा इनकरेक्ट आंसर है? अगेन। ओके, आंसर देखो क्या होगा। 10। मैं बता दूं या आप दे रहे हो राइट आंसर? आंसर इज सी। कैसे? फिर से आओ इस स्लाइड पे। हम बोलते हैं इसको, ओ को क्या बोलते हैं अपन? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ना, सबको दे सकता है। ए बी को क्या बोलते हैं अपन? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, सबसे ले सकता है। अब इसके आधार पर देखो इसमें से आंसर कैसे मिलेगा आपको। पहला वाला बोल रहा है ए गिवन टू ए बी। यस, ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, क्योंकि हम इसको बोल भी क्या रहे हैं? यूनिवर्सल रिसीव मतलब कि रिसिपेंट है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता इनकम्पेटिबल, ये तो ले सकता है, ए बी वाला तो ए से ले सकता है, तो आंसर कहां से आया जाइए? आएगा ही नहीं। तुम कैसे ए पे अटक गए? चलो, नेक्स्ट बोल रहा ओ गिवन टू ए। यस, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है, दे सकता है, तो ये भी इसका आंसर तो नहीं होगा, कंपैटिबल है। दोस्त दोस्त भाई भाई, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोस्त दोस्त भाई भाई। ए बी गिवन टू ए, उससे पहले इसको देखो लास्ट वन को, बी गिवन टू बी। हाँ, एक ही जाति के लोग हैं, रह सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ए बी गिवन टू ए, ए बी गिवन टू ए कैसे हो सकता है? ये तो यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी के अंदर दो प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं, ए बी और बी बी। पर बेचारा जो ए है उसके पास तो ए ही है ना, तो आपने एक एंटीजन एक्स्ट्रा घुसा दिया इसके अंदर। इस किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और आपने क्या कर दिया, उसको ए बी दे दिया। अब क्या था, ए और ए एंटीजन तो ठीक है, ओके, लेकिन आपने एक फॉरेन पार्टिकल और दे दिया ना उसके संग संग में, बी वाला भी दे दिया, तो उसका बॉडी पे जाके वो क्या करेगा? इनकम्पेटिबल हो जाएगा, रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि बी तो आपने एक्स्ट्रा घुसा दिया उसकी बॉडी के अंदर, था ही नहीं उसकी बॉडी में,
अगर उसकी बॉडी में बी भी होता तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए भी होता है ना, तो था ही नहीं उसका और आपने पहुंचा दिया उसके अंदर बी, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से रिएक्ट कर जाएगी, रिजेक्ट कर देगी उस सामने वाले का ब्लड। अंडरस्टूड? सेम प्रिंसिपल किस में लागू होगा, बी में। बी वाले को आप एबी का दे दोगे क्या? बी वाले को एबी का ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बी से तो बी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन वो बेचारा ए कहां से लाएगा? तो अब वो इसका इस बॉडी में जाके क्या काम करेगा, एंटीजन का काम कर लेगा, पैथोजन का काम कर लेगा, और बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, रिएक्शन देना शुरू कर देगी। समझ में आई बात? तो ये होल ब्लड ग्रुप सिस्टम है, समझो। इन 4 लाइनों से हमको आंसर देना है। कोई डाउट यहां तक? यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड आउट। Hemolytic disease of newborn occur when? Hemolytic disease of newborn occur when Rh negative mother bear Rh positive fetus. ठीक है, Rh mother bear Rh negative fetus, Rh positive mother bear A positive fetus, O positive mother bear नो fetus. चलो इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप इसको ओ भी कर सकते हो, ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव फीटस। आंसर दो उसमें। ये पूछा हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या है, एक ब्लड रिएक्शंस होती है, ठीक है, जब उसको सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता है और उसके अंदर दूसरा ब्लड मिला दिया जाता है, तो हीमोलाइसिस होने लग जाता है, आरबीसी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है ना। वो किसमें हो रही है, हम किसमें पूछ रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीमोलाइटिक डिजीज या हीमोलाइसिस जो है ब्लड में कब होगा, कब हो सकता है? तो इसमें 2 ब्लड ग्रुप को कंडीशन बनाया है, एक तो मदर के ब्लड ग्रुप को और एक जो बच्चा है, उसके ब्लड ग्रुप को, जब वो उसकी मदर के वूम में होता है तब। तो मिक्सिंग कब हो सकती है मदर की ब्लड ग्रुप की बच्चे के ग्रुप के साथ में, जब वो मदर के वूम में होता है तब, है ना। बाहर थोड़ी आकर के एक दूसरे को, मतलब दूध पीते हैं बच्चे, दूध पीते हैं, माँ का ब्लड नहीं पीते हैं ना। तो जब वो फीटस होता है, जब वो मदर के वूम के अंदर होता है, तब उनके ब्लड जो होगा एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी मिक्सिंग होने का चांसेस रहता है। तो हीमोलाइसिस जो होता है वो कौन सी कंडीशन में हो सकती है? अभी मैंने थोड़ी देर ही पहले बताया था आप लोगों को कि एक कौन सा होता है, एबीओ ग्रुप सिस्टम होता है, और एक सिस्टम होता है आरएच, ठीक है। जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। सेम जो आरएच प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एब्सेंट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर वो प्रेजेंट है फैक्टर, आरएच फैक्टर जो है अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड, आरएच पॉजिटिव, है ना। और अगर एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव। यहां तक आपको पता है? अब उसके हिसाब से, इतने से ग्राफ के हिसाब से आप मुझे आंसर दे सकते हो कि किसका ब्लड किस में मिलाएंगे तो बच्चे के अंदर हीमोलाइसिस हो जाएगा। जल्दी बताओ, इतनी सी चीज से आप उसमें से मुझे आंसर ढूंढ के बता दो। सवाल को ध्यान से देखो, बच्चे में रिएक्शन पूछ रहा है वो, मदर में रिएक्शन नहीं पूछ रहा है। और क्लेरिफाई करो क्वेश्चन को आंसर के लिए।
क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है बच्चे के अंदर हीमोलाइसिस, ना कि मदर के भी अंदर। तो एंटीजन किसके अंदर घुसना चाहिए? बच्चे के अंदर। तो अब आंसर दो मुझे, जिसने भी आंसर दिया है रॉन्ग है। Wrong in the sense I am just trying to confuse you people. You should confident with your answer. Okay. मैं इतनी आसानी से राइट नहीं बोलूंगी until unless आपके ब्रेन में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा उस आंसर का कि आपने वो आंसर क्यों दिया है। वैसे जिसने आंसर दिया है बहुत अच्छे से क्रिटिकली समझ के एक्चुअली राइट आंसर है। देखो यही है ना। तो जो अगर अपन देखते हैं आर एस नेगेटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव फिटस है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो आर एच नेगेटिव मदर हैज बीन सेंसिटाइज्ड टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, तो कैरीज एन आर एच पॉजिटिव फिटस पोटेंशियली लीडिंग टू इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द फिटल आरबीसी। ठीक है, जब वो बच्चा मदर के पेट में ही होगा तब। ठीक है, अगर उसके अंदर उसके ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर होगा, तो जो प्लेसेंटा से जो इधर से उधर जो ट्रांसमिशन हो रहा है फिर जितनी भी का न्यूट्रिएंट्स का है, वो किसकी वजह से हो रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। तो जैसे ही उसके अंदर आर एच पॉजिटिव ब्लड प्रेजेंट होगा, तो क्या होने लग जाएगा? उसकी बॉडी में रिएक्शन शुरू होने लग जाएगी, क्योंकि ब्लड कहाँ से जा रहा है, कंटेंट कहाँ से जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट कहाँ से जा रहे हैं? मदर टू फीटस जा रहे हैं। समझ में आई बात? आर एच नेगेटिव मदर है और उसका जो बेबी है जो उसके मदर के बूम में है वो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो मदर है वो उसकी जो बॉडी है वो किसके प्रति सेंसिटाइज हो जाएगी? उस आर एच पॉजिटिव फैक्टर के प्रति। तो अभी बच्चे के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती ना, माँ बनाएगी ना बच्चे को प्रोटेक्ट, जब तक वो माँ के बूम में होगा। अब आपकी मदर के बूम में जो है, मदर की बूम में जब वो है और उसको पता लगा उसका बच्चा जो है वो क्या है? आर एच पॉजिटिव है और मदर के पास क्या नहीं है? आर एच नेगेटिव है। तो जब एक्सचेंज हो रहा है तब उस केस में क्या होगा कि जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्स कर देगा उस बच्चे के आर एच फैक्टर के खिलाफ, है ना। और आर एच फैक्टर के खिलाफ जब वो रेस्पॉन्स शुरू कर देगा तो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी जो है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर करेगा और हीमोलाइसिस कोज करेगा। ठीक है, हीमोलाइसिस कोज करेगा। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है? जल्दी बताओ। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीजी। यस। तो अब जाकर के वो आईजीजी एंटीबॉडी उस बच्चे में जाके क्या करेगी? उस एंटीजन के खिलाफ, जो एंटीजन है आर एच फैक्टर, उसके लिए उसके खिलाफ रिएक्शन करना और उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। और इस तरीके से क्या होगा? उस बच्चे के अंदर क्या होगा? हीमोलाइसिस होगा। क्या होगा? हीमोलाइसिस। इसीलिए मैंने क्या बोला था क्वेश्चंस के अंदर? कंडीशन। क्या बोला था कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? मदर टू फीटस वाली। मदर टू फीटस। तो हमें न्यू बॉर्न में जब मिलेगा तो वो फीटस के अंदर एक्सचेंज हुआ है जब वो मदर के वूम में था। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट। इम्यून डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? व्यक्ति का इम्यूनिटी वीक कब हो सकता है? इनमें से किस कारण से व्यक्ति का इम्यूनिटी वीक हो सकता है? ऑप्शन 1 इज जीन म्यूटेशन, सेकंड इज इन्फेक्शन, और थर्ड वन इज माल न्यूट्रिशन, और फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दी अबाउ। किस किस कारण से व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है? के ऊपर लेकर देखो कि आपकी इम्यूनिटी कितनी कारणों से कम हो सकती है। वेरी गुड राहुल, ऑल ऑफ द अबव। यस, जीन म्यूटेशन होने से भी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए हो सकता है आपके ऐसा म्यूटेशन हुआ है जो कि आपको और कमजोर कर रहा है। ठीक है, तो वो हो सकता है। इन्फेक्शन से आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। वेरी गुड।
माल न्यूट्रिशन यानी कि आपके खाने में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी है ना, या इनसफिशिएंसी है, कम है, तो वो भी क्या होगा, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। तो आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग, रटा हुआ है आप लोगों को। HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग, B cell, T cell, antigen presenting cells और T helper cells। मैंने उस इसीलिए कंफ्यूजन के टाइम पे बोला भी था, हाउ टू जस्टिफाई द आंसर। आंसर इज डी, T helper cells। T helper cells, HIV प्राइमरीली अटैक कौन से सेल्स पर अटैक करता है, टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसका काम, जैसे ये टी सेल्स जो होती है वो कम हो जाएगी, तो इसका जो काम है एंटीबॉडी बनाने के लिए किसको एक्टिवेट करना, बी सेल्स को, वो नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप हो पाएगी, उस एंटीजन के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो वो हम पे हावी हो जाएगा, हमें क्या करेगा, बीमार कर देगा। करेक्ट, यस। तो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। नेक्स्ट, which of the following properties of acquired immunity is the basis of vaccination। रट्टा रट्टा के बोला था कि वैक्सीनेशन के अंदर जो एक तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो हमें किस तरीके के इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो हमें किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वैक्सीनेशन स्पेसिफिक, डाइवर्सिटी, मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स। आंसर इज, वैक्सीन भी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सीधा पूछ रहा है कि किस प्रॉपर्टी पे काम करता है वैक्सीन। इट इज सेम लाइक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रिंसिपल, आई एम आस्किंग which of the following properties of acquired immunity is the basis of वैक्सीनेशन। मैंने ये नहीं बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने ये बोला कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसका ऐसा कौन सा खास फीचर्स है जिसका यूज जो है वो हम वैक्सीनेशन में भी करते हैं। वैक्सीनेशन में उसी तरीके की प्रिंसिपल का यूज होता है। वेरी गुड, मेमोरी बेस्ड, ठीक है। आंसर इज मेमोरी बेस्ड। Vaccination works by training the immune system to remember specific pathogen, allowing for quicker and strong response against exposed pathogen. Clear? यही बोला था। Yes. Next question. The following disease is an autoimmune disease। इसमें से कौन सी डिजीज है जो ऑटो इम्यून है, तो आपको बाकी तीन ऑप्शंस जो है वो पता होने चाहिए कि वो कौन सी टाइप की डिजीज है, तो आप इसमें आंसर कर सकते हो कि कौन सी जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आती है। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है बेटा इसके अंदर? फर्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकेंड वन इज मलेरिया, थर्ड वन इज टिटनस एंड फोर्थ वन इज कॉलेरा। गिव मी द फर्स्ट आंसर। आपको लिस्ट बताई थी मैंने कि एग्जांपल्स हर एक बीमारी के आपको पता होने चाहिए। आंसर इज जल्दी से, राइट आंसर अभी तक भी नहीं आया है। आंसर इज, अच्छा मुझे बताओ, किसी ने मुझे डी आंसर नहीं किया है, क्यों नहीं किया है डी आंसर? क्यों नहीं किया है डी आंसर? मैंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिजीज है, तो किसी ने मुझे डी आंसर नहीं किया है। एक्सप्लेन मी। बिकॉज कॉलेरा इज कौन सी डिजीज है? कॉलेरा बैक्टीरियल, वायरल, कौन सी डिजीज है कॉलेरा? विब्रियो कॉलेरी है ना।
एक प्रकार की क्या थी वो? बैक्टीरियल डिजीज बताई मैंने, विब्रियो कोलेरा। टिटनस कौन सी डिजीज है? फिर तो मुझे वो भी रॉन्ग आंसर मिलने वाला है। टिटनस किस टाइप की डिजीज है? यस, जल्दी बताओ। टिटनस कौन सा? टिटनस का पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया है या वायरस है? सब कंफ्यूज हो गए। एक बार जल्दी से मुझे ना वो लिस्ट चेक करो, अगर तुम लोगों ने बनाई है, तुमको आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? इसमें से कौन सी इन्फेक्टेड और कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज है? कॉलेरा इज, सॉरी, टिटनस इज बैक्टीरियल डिजीज। मलेरिया, मलेरिया कौन सी डिजीज है? मलेरिया कौन सी डिजीज है? मलेरिया इज प्रोटोजोआ। जब तुमको पता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये प्रोटोजोआ से कोज हो रही है, ये सारी की सारी एक तरीके से मोटा मोटा देखा जाए तो इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। पर इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज में आएगी ना। हमें कई बार हमारे ऑप्शंस में से 3 का आंसर, मैंने कल भी बताया, हमेशा आपको बताया, आपको 3 पता है तो चौथा अपने आप निकल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। आपको मलेरिया नहीं पता था, लोगों ने मुझे आंसर दिया है सी। क्या टिटनस ऑटो इम्यून डिजीज है? अभी आप ही के पास में आंसर है कि ऑटो इम्यून नहीं है वो मैडम, इन्फेक्शियस डिजीज है। किसी ने मुझे कौन सा आंसर दिया है? बी, मलेरिया। क्या वो इन्फेक्शन नहीं है? क्या वो ऑटो इम्यून है? क्या मैंने एक भी बार बोला कि वो ऑटो इम्यून है? कोलेरा, कोलेरा, विब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया, मैंने उसके बारे में पूछा भी था, डायरिया कोज करता है, ठीक है। मैंने उसको वायरल डिजीज, सॉरी, इसको इन्फेक्शन डिजीज में पढ़ाया था। कहीं पे भी मैंने मेंशन किया कि वो ऑटो इम्यून डिजीज है? मेंशन किया। तो कंफ्यूजन कहाँ आ गया कि आपको एक आंसर निकाल नहीं पाया क्योंकि आपको लिस्ट याद ही नहीं है कि कौन सी इन्फेक्टेड डिजीज है, कौन सी नॉन इन्फेक्टेड डिजीज है। अब मैं इसकी जगह बोल दूं कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में ये ऑटो इम्यून हटा दूं मैं और यहाँ पे मैं कैंसर लिख दूं और ऑड वन को आंसर करने के लिए बोलूं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें ऑड वन को आंसर करने में? क्योंकि बाकी 3 तो इन्फेक्शियस डिजीज है लेकिन कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है, ये ऑड वन आंसर हो गया ना, है ना, एक्सक्लूड करने वाला आंसर हो गया ना ये वाला। तो थोड़ा सा अपने जितना भी अपन ने पढ़ा होता है इसको एक बार माइंड, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले रिकॉल करने की कोशिश किया करो, है ना। ये बहुत स्मॉल स्मॉल से एरर्स है जो आपको पूरा नेगेटिव मार्किंग में लेके जाएंगे। जब आपको इतना सिंपल सा क्वेश्चन जहां पे 3 इन्फेक्शियस डिजीज है, एक जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, आप वहां से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। हमें पता है कोलेरा इन्फेक्शियस, टिटनस इन्फेक्शियस, मलेरिया इन्फेक्शियस। अच्छा, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? ये तो जब 3 इन्फेक्शियस है तो चौथा ऑफ कोर्स उस क्वेश्चन का आंसर ही होगा। यस, पर आपने क्या किया, ऊपर वालों को अगर पढ़ा नहीं तो आपने उन 3 में से आंसर ढूंढने की कोशिश करी, जो कि रॉन्ग प्रोसीजर है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। करेक्ट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव शीट होती है नर्व के ऊपर, माइलिन शीट, ठीक है, वो क्या होती है, फाइब्रस हो जाती है, फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ा सा ठोस हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है
कि सेंसेशन मोटोर और सेंसरी नर्व जो होती है उसकी काम नहीं करेगी, तो हमें क्या होगा, सेंसेशन फील नहीं होंगे, पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की, करेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कंटेन reverse transcriptase enzyme, DNA, double stranded RNA और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आंसर इज एचआईवी वायरस के अंदर अपन ने क्या क्या फीचर्स देखे थे, उसी में से एक आंसर है इसके अंदर। जल्दी बताओ, फास्ट। क्या होता है एचआईवी वायरस के अंदर, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, हर बार पढ़ा है। इम्यून ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कंटेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप लोगों से, एचआईवी वायरस के अंदर क्या होता है, कंटेंट मींस क्या होता है, क्या क्या होता है उस वायरस के अंदर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, डीएनए होता है क्या उसके अंदर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मैंने बार बार बोला था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बेटा उसके अंदर। एचआईवी के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि एक ही कोइल होती है उसके अंदर, तो ये वाला आंसर तो है ही नहीं। दूसरा मैंने क्या बोला था, दूसरा ये बोल रहा डीएनए होता है, नहीं जी आरएनए होता है, तो डीएनए कहां से हो जाएगा, तो ये भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बोला था, इसके पास में एक और चीज होती है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, बोला तो था, जिसका काम क्या है, इस आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करना, ठीक है, वायरल डीएनए में कन्वर्ट करना। तो आंसर कहाँ अटक गए हो तुम लोग, हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किसी ने आंसर दिया है मुझे सी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वेरी बैड, सो मूव। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एचआईवी के अंदर होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो वायरस के आरएनए जीनोम को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है वायरस के, और फिर उसके बाद में एक और एंजाइम था इंटरगेज एंजाइम, जो क्या करता है, जो टी हेल्पर सेल से उसके उसमें न्यूक्लियस में जाएगा और उसके डीएनए से मर्ज हो जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यही पढ़ा था ना अपन ने साइकिल में एचआईवी के। यस, आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक ड्रग, इसमें से कौन सी ड्रग है वो सिंथेटिक ड्रग में आती है, मॉर्फिन, एम्फेटामाइन, कोकेन और चरस। सिंथेटिक ड्रग्स का नाम, अगर आपको डेरिवेटिव्स याद हैं तो आपको मैंने जो बताया था, जो कि किसमें यूज होती है, मेंटल डिसऑर्डर में यूज होती है या फिर मेंटली इश्यूज में को करेक्ट करने में यूज होती है। अगर आपको दोनों टॉपिक्स याद है तो आप यहाँ पे वेल डिफाइंड आंसर कर सकते हो इमीडिएटली। डेरिवेटिव, मॉर्फिन किसका डेरिवेटिव है, मॉर्फिन किसका डेरिवेटिव है, ओपियम का, ओपियम का डेरिवेटिव है ये, है ना। और कोकेन, कोकेन खुद एक प्लांट है, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स एंड चरस, ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स चरस, यहां तक। तुम एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन जो है वो एक तरीके की क्या है, सिंथेटिक ड्रग्स यूज होती है किसमें, सिंथेटिक ड्रग्स है ये, ठीक है, क्लियर।
मैंने क्या कहा था कि चीजों को अलग करना आना चाहिए। मॉर्फिन तो मैडम ने बोला था ओपियम का डेरिवेटिव है, नेचुरल फॉर्म है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म है इसकी। मॉर्फिन क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, नेचुरल फॉर्म। कोकेन, कोकेन नेचुरल फॉर्म। चरस भी क्या है? बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक चीज। एक एम्फेटामाइन ही है जो क्या है? सिंथेटिक है, ठीक है, सिंथेटिक है। समझ में आया? इस तरीके से आंसर करना होता है। आंसर देखो इसका, एम्फेटामाइन इज सिंथेटिक ड्रग एक्ट एज स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। मैंने बताया था मेंटल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। नाम दिया था बार्बिट्रेट्स, डाइजेपाम्स, पेनाजिनॉइड्स, एम्फेटामाइंस, ड्रग्स के नाम दिए थे ना मैंने। उसमें से एक ड्रग थी एम्फेटामाइन जो सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती। डिप्रेशन का पेशेंट होता है ना, उसको दिया जाता है, थोड़ा वो काम करे, उसका ब्रेन काम करे, करेक्ट। तो यहां तक मैं क्लास को फिनिश करती हूँ। आप प्लीज रिवाइज करें। मैं फिर कल एक बार फिर से क्वेश्चन लेके आऊंगी। आई होप कि आप बेटर तरीके से आंसर करें। सो आज के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके, कल याद करके आना आप लोग। ओके, होपफुली कल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से ही पता हो, मुझे एक्सप्लेनेशन की नीड ही ना पड़े। पर बेटा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन और इन सब के साथ में आपको क्या हो रहा है, इस पूरे चैप्टर का डबल ट्रिपल और जाने कितनी बार रिवीजन हो रहा है, और इट विल हेल्प यू, ठीक है। देखो, रॉन्ग आंसर करना प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ना करना प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि क्वेश्चंस करते रहो। गलती करोगे तभी तो राइट आंसर ढूंढ पाओगे, है ना। प्रैक्टिस से ही क्या होता है, परफेक्शन आता है। तो कोई बात नहीं, किसी भी क्वेश्चन को 4 बार गलत करोगे तो 4 बार उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो उसके बाद में कहीं तो आपके दिमाग में वो फिट हो ही जाएगा। समझ में आया? यस। तो इस थीसिस को अपन यही खत्म करते हैं, हमारी पढ़ाई करने वाली को। एंड कल मिलते हैं फिर अपन 6 o'clock। थैंक यू सो मच राहुल, बहुत फास्ट चल रहे हो तुम, ठीक है। सो ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।